गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभी तक जो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया और आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे आए हैं। एक या दो क्वेश्चन आता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, डेफिनेशन में, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउ वी डिफाइन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को कहते हैं द प्रोसेस इन विच रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और ऑर्गेनिक एसिड, ये सब क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, आर ब्रोकन डाउन थ्रू ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा, ब्रोकन डाउन होगा, टूटेगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। क्लियर? प्रोसेस इन विच, आप लिख सकते हैं इसे, आप लिखिए रेस्पिरेशन, प्रोसेस इन विच रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट like protein, fat, carbohydrate, organic acids are broken down through oxidation and accompanying with the release of energy. Clear? तो release of energy, इसे कहते हैं respiration। ये respiration की सीधी सीधी एक डेफिनेशन है। अब यहां पर आप लिखिए इसे, ठीक है। अब इसके बाद हम कंपनसेशन पॉइंट पे बात करेंगे। मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा लेकिन आप साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। कंपनसेशन पॉइंट की बात करते हैं। कंपनसेशन पॉइंट किसे कहते हैं? मेरे ख्याल में डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे कंपनसेशन पॉइंट पर। व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट? इस बात को समझने के लिए दो चीजें एक साथ समझनी पड़ेगी, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। देखो, रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होती है और फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज होती है। यहां CO2 यूज होगी और यहां O2 यूज होगी, ठीक है। अब प्लांट में दोनों चीजें एक ही सेल में होती हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में प्रेजेंट है, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और रेस्पिरेशन भी हो रहा है। समझ आई बात? हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपनसेशन पॉइंट की। तो अब क्या होगा कि दिन में दो बार ऐसा होगा, 24 आवर्स, दो बार ऐसा होगा कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बिल्कुल इक्वल होगा। इक्वल मतलब कि रेस्पिरेशन से निकलने वाली CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस से निकलने वाली O2 रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी। समझ आया? और ऐसा कब पॉसिबल है कि जब लाइट की इंटेंसिटी कम हो, यानी कि लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो। ऐसा एक बार सुबह में होगा और एक बार शाम में होगा। कैसे? अब मान लीजिए ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है। अगर मैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के डिफरेंस की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से 10 टाइम्स ज्यादा चलता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्शन है वो 10 टाइम्स मोर है, 10 टाइम्स फास्टर है। रेस्पिरेशन 10 टाइम्स लो है उससे। क्लियर? अब क्या है कि अगर हम दिन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस क्या हाई रेट पर है और रेस्पिरेशन कम है, लेकिन इवनिंग में जब लाइट कम होनी शुरू हुई तो धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस कम होना शुरू हुआ, कम होता गया, तो एक लिमिट ऐसी आई कि दोनों इक्वल हो गई। अब इस कंडीशन में यहां से निकलने वाली ऑक्सीजन यहां यूज हो रही है और यहां से निकलने वाली CO2 यहां यूज हो रही है। समझ आया? फिर रात हो गई, फोटोसिंथेसिस तो बंद हो गया, रेस्पिरेशन उतना ही चलता रहा। फिर मॉर्निंग में क्या होगा कि जैसे ही लाइट आना शुरू हुई तो फोटोसिंथेसिस बढ़ना शुरू हुआ। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि जहां दोनों इक्वल है, फिर फोटोसिंथेसिस। लेकिन इक्वल जो होगा, जब ये इक्वल लेवल पर होंगे, उसे बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। क्या कहते हैं? कंपनसेशन पॉइंट। तो किसी पर्टिकुलर सेल में, प्लांट की किसी पर्टिकुलर सेल में कंपनसेशन मतलब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेटिक रेट का इक्वल होना डिपेंड करेगा लो लाइट इंटेंसिटी पर। इट इज डिपेंड ऑन लो लाइट इंटेंसिटी। समझ आ गया? अब इस कंडीशन में प्लांट्स बाहर से कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं करेंगे, मतलब सेल और जो उसका एनवायरमेंट है, बाहर का एनवायरमेंट है, उसके बीच में एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि अंदर ही अंदर ये प्रोसेस चल रहा होगा, और इसे कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। लिखिए आप, कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट कब होगा? लो लाइट इंटेंसिटी, और दूसरा क्या होगा?
there is no exchange of gases between the cell and the environment. When the respiration and photosynthesis are on equal rate पे होंगे. वैसे photosynthesis respiration से 10 times more faster होता है, ज्यादा होता है, रेट ज्यादा होता है. क्लियर? समझ आया? लिखा आप लोगों ने कंपनसेशन पॉइंट? गुड. आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे. अब आता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, दीज आर द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. ठीक, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाते हैं. अब हम देखेंगे कि किस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है. तो अगर 1 ग्राम की हम बात करें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम फैट, उस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि 1 ग्राम फैट से 9.8 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है और प्रोटीन से 4.8 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है. तो सबसे कम एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से. और हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट. है ना कमाल की बात. अब आप बोलोगे सर फैट खाएं. नहीं, आप प्रोटीन खाइए, प्रोटीन बेटर है. ठीक है ना. देखो हमारे ह्यूमन में जो ह्यूमन सेल है, उस ह्यूमन सेल में अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है. इट इज नियर अबाउट 70 to 80% प्रोटीन होता है सेल में. तो हमारी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की ज्यादा है, पर हम खाते क्या है ज्यादा? कार्बोहाइड्रेट या फैट, है ना. कचौरी, पूरी, सब. ठीक है. तो आपको समझ आया? 3 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो गए. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.4 किलो कैलोरी एनर्जी, फैट से 9.8 और प्रोटीन से 4.8 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है. ठीक. अब यहां पर जो दूसरी बात आपको समझनी है वो क्या है कि ब्लैकमैन ने, ये नाम पहले भी आ चुका है, फोटोसिंथेसिस में आया था ना, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. ब्लैकमैन ने अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट और फैट है तो उसे उन्होंने कहा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. क्या कहा? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. फ्लोटिंग, फ्लोट करने वाला, सतही. और अगर प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो उसे कहा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. 2 नाम दिए, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. क्लियर? अब इस पर भी डिस्कस करूंगा, मैं इसे समझाऊंगा. लिखा आप लोगों ने कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट 3 है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. एनर्जी 4.4, 9.8, 4.8. ब्लैकमैन ने इन दोनों को क्या कहा? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. और इसे क्या कहा? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. ठीक. अब मैंने यहां लिखा है कि जब पल्सेस या जो मीट है, कोई भी चिकन, मटन, व्हाटएवर इज देयर, वो उसका प्रोटीन जब यूज होगा एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दैट इज नोन एज फ्लोटिंग. अब आप बोलोगे सर यहां तो आप प्रोटोप्लाज्मिक कह रहे थे, यहां फ्लोटिंग कह रहे हैं. अब समझो इसका मतलब क्या है. देखो क्या होता है कि आप जो भी खा रहे हैं उसका जो भी सिंपल फॉर्म है वो हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो हर सेल तक पहुंचता है. ठीक है. और वहां पर जो यूटिलाइज हुआ बाकी को स्टोर कर दिया, ये प्रोसेस चलता है. क्लियर? तो जो प्रोटीन आपने खाया, अगर स्टोर होने के बाद जो प्रोटीन बचा उससे एनर्जी ली जा रही है तो उसे कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. रेस्पिरेटरी कब कहलाएगा? जब आपके सेल का प्रोटीन टूटेगा, यानी कि जो सेल का प्रोटीन है. और ऐसा कब होगा? भूखमरी में, स्टार्व्ड कंडीशन में. समझ आ गया? जब खाना ना मिल रहा हो और बॉडी का प्रोटीन ब्रेक होना शुरू हो जाए, सेल का प्रोटीन, खुद का प्रोटीन ब्रेक होना शुरू हो जाए रेस्पिरेशन के लिए, तब उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. समझ आया? जैसे मान लीजिए किसी को वेट कम करना है तो वो क्या करेगा कि भाई वो डाइटिंग पे आ गया, उसने कुछ नहीं खाया. तो सबसे पहले क्या होगा कि बॉडी में जो भी स्टोर्ड है, जैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ग्लाइकोजन है ना, कार्बोहाइड्रेट है, वो यूज होगा, वो यूटिलाइज हो गया. अब इसके बाद दूसरा क्या है? फैट. फैट यूटिलाइज होना शुरू होगा. हमने खाना देना बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, तो धीरे 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 क्या होगा? पूरा फैट चलता चला जाएगा. अब इस फैट के बाद एनर्जी चाहिए सेल को,
तो क्या होगा, बॉडी का प्रोटीन टूटना शुरू होगा, यानी कि हर सेल का प्रोटीन यूटिलाइज होना शुरू होगा। उस कंडीशन में इसे बोला जाएगा प्रोटोप्लाज्मिक। लेकिन जो बाहर से प्रोटीन लिया जा रहा है, अगर वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है तो उसे कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ये डिफरेंस है दोनों में। तो जो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन है वो स्टार्व कंडीशन में कहलाएगा। किसमें कहलाएगा, स्टार्व, यानी कि सेल का प्रोटीन टूटेगा और उससे एनर्जी ली जाएगी, तब कहलाएगा ये प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्लियर? तो हमने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और क्या कहा कि अगर हम दाल खा रहे हैं या कोई भी प्रोटीन बाहर से ले रहे हैं और वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक केवल कब होगा, जब सेल का प्रोटीन ब्रेक होगा और उससे एनर्जी निकाली जाएगी। समझ आया? गुड। अब यहां पर दूसरा जो इसमें पॉइंट मुझे समझाना है वो है रेस्पिरेटरी फेज। फेज मतलब देखो, अच्छा, जैसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आपने सुना होगा, इंटरनल सुना होगा, सेलुलर सुना होगा, तो बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है। मतलब जैसे ब्रीदिंग की हम बात करें कि ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है ना, इस पॉइंट पे भी अभी हम बात करेंगे। तो आप देखिए कि यहां पर मैंने क्या लिखा है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि जो रेस्पिरेशन है वो एक बहुत बड़ी टर्म है। ठीक है। उसमें गैसेस एक्सचेंज आ गया, इसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग हम कब बोलते हैं, डिफरेंस है दोनों बात में, ब्रीदिंग में और गैसेस, मतलब जो गैसेस एक्सचेंज है। ब्रीदिंग का मतलब जिसमें पूरा एक सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम इज देयर, और वो ऑर्गन सिस्टम गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज होता है, उसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जहां सिंपल फॉर्म में गैस एक्सचेंज हो रहा है उसे सिंपल हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं या सिंपल गैसेस एक्सचेंज वर्ड यूज करते हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। ये बात समझ आई? अब दूसरे पर आते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब, अब देखो ये कहीं भी अंदर चला गया, यानी कि किसी अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कहीं टिश्यूज के अंदर जाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द टिश्यू एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल के बाहर की कंडीशन है वहां से सेल के अंदर जाना या सेल से बाहर आना, टिश्यू के फॉर्म जो भी जगह है, एक्स्ट्रा सेलुलर जगह है, वहां आना कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। और फाइनली आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड स्टेप प्रोसेस है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और एंजाइम इसे कंट्रोल करते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक होगा और एनर्जी रिलीज होगी, इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सो एक्चुअली यहां 3 अलग अलग फेज इसलिए लिखे गए हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म में हमें 2 ही फेज मिलेंगे, एक्सचेंज और सेलुलर, जैसे यूनिसेलुलर में। लेकिन मल्टी सेलुलर में एक और आएगा, इंटरनल, टिश्यूज के एक्स्ट्रा सेलुलर जो मास है उसमें और सेल के बीच में एक्सचेंज होगा। तो इस तरह से 3 फेज में रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। समझ आया? इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2 तरह से होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे पूछूंगा तो आप सिंपल फॉर्म में मुझे एक ही बात बोलेंगे कि सर एनारोबिक का मतलब ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही, लेकिन मैंने ऐसा लिखा ही नहीं। मैंने क्या लिखा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होगा, कि जब फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इंटरनल होगा। समझ आया? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा, इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं होगा। ठीक है। वो इंटरनल कुछ भी हो सकता है, ये जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब हम इस बात को समझेंगे। दूसरा आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि जहां पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा, एक्सटर्नल, एंड दैट इज ऑक्सीजन। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो एक्सटर्नल है, सेल के बाहर का है,
और वो क्या है, ऑक्सीजन, तब हम उसे क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। आप इस बात को ऐसे ही याद रखेंगे क्योंकि आगे के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। समझ आया? तो अभी एक इंट्रो चल रहा है, इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि प्लांट ब्रीथ करते हैं नहीं करते, उसमें 2-3 पॉइंट है। पहले आप इसे लिख लीजिए।